हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। घर पर रहिए और सेफ रहिए। हम हिंदी की बुक बसंत से आपका आज पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लाख की चूड़ियाँ पढ़ा था, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर में मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो क्या हुआ कि जो ये हरिशंकर परसाई हैं, इस पाठ के लेखक, ये बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं। इन्होंने अपनी एक बस की यात्रा का वर्णन किया, इसमें बहुत बड़ा व्यंग लिखा है उस पर। तो बोलते हैं हम 5 मित्र थे, वो शाम की बस से क्या कर रहे थे, वो लोग यात्रा करने के लिए पन्ना से सतना के लिए जा रहे थे, जहाँ से वो चाहते थे कि उन्हें ट्रेन मिल जाए उसके बाद, और उन्हें सुबह ड्यूटी पर भी हाजिर होना था अपनी। तो कई लोगों ने कहा कि इस शाम की बस से आप लोग सफ़र मत करिए। तो उन लोगों ने पूछा क्यों नहीं करें, कहीं रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, यह बस डाकिन है, क्योंकि बस की हालत बहुत जर्जर थी, ख़राब थी। सब लोग उसमें बस की यात्रा करने से डरते थे। उस बस में बस तो देखा तो श्रद्धा उम्र बड़ी खूब वृद्धोवृद्ध थी। अब क्या हुआ कि अब लेखक कहते हैं कि जैसे हमने बस देखी तो बड़ी जर्जर हालत में थी। वो लग रही थी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। अब क्या था, बहुत पुरानी हो चुकी थी, ऐसा जगह जगह वो टूटी फूटी सी थी, बहुत जर्जर हालत में थी। तो लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, ऐसा सोचते थे। बस एक पूजा के, अब वो सोचते थे ये बस तो सिर्फ अब एक पूजा के ही योग्य बची है और किसी काम की नहीं। उस पर सवार कैसे किया जाए, वे बस की हालत को देखकर सोचा, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी। तो क्या बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अब क्या हुआ, जो जिस कंपनी की वो बस थी, उसका हिस्सेदार भी उस बस में यात्रा कर रहा था। हमने उनसे पूछा बस चलती है? वो बोले हाँ चलती, क्यों नहीं है, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो बस की हालत इतनी ख़राब थी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये बस चलती भी होगी। तो उन्होंने उस बस की कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि चलती है? तो उन्होंने बोला हाँ चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। तो उन्होंने कहा ऐसी बस चलती भी कैसे होगी? अपने मन में वो सोच रहे थे, इतनी ख़राब बस। हम आधा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगा। अब क्या था, उनके साथ जो उनके डॉक्टर मित्र थे, उन लोगों ने कहा डरो मत, बैठो, विश्वास के साथ बैठो इसमें, चलो, ये हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठा के ले आएगी, ये हमें बहुत अच्छी यात्रा करवाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। तो अब क्या हुआ, जैसे उन्हें छोड़ने के लिए कोई साथ में आए थे उनके, तो वो उन्हें ऐसे विदा कर रहे थे जैसे कि ये उनकी अंतिम यात्रा होगी, क्योंकि बस की हालत से उन्हें नहीं लग रहा था कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो वे उनकी आंखों से उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनकी अंतिम विदाई है, और वो ऐसा सोच रहे थे कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, सो जाएगा रंग फ़कीर। तो क्या था कि वे सोच रहे थे कि इस दुनिया में आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। इस तरह की बातें सबके मन में चल रही थी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही वो लोग बस में बैठे, इंजन स्टार्ट हुआ, जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। अब ऐसा लग रहा था उन लोगों को कि ये इंजन के भीतर हम लोग बैठे हैं, इतनी खड़खड़ सी आवाज़ थी उसमें। कांच बहुत कम बचे थे। अब उस बस के कांच भी नहीं थे, खिड़कियों में जो कांच वगैरह होते हैं ना, वो टूटे फूटे थे, वो भी नहीं थे उसमें। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब क्या हुआ, वो खिड़की में कांच भी नहीं थे, उन्हें डर लग रहा था, तो वो थोड़ा सीट से थोड़ा अंदर को खिसक गए, कहीं वो खिड़की से गिर ना जाए। हाँ, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे लोग सीट पर नहीं बल्कि इंजन हमारी सीट के नीचे है, ऐसा लग रहा था उन्हें कि इतनी खड़खड़ सी आवाज़ में बस सचमुच चल पड़ी। और हमें लगा कि गांधी जी का सहयोग सविनय
सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त है, अवश्य जमान रही होगी। अब जब ये बस को वो बहुत ही पुराने ज़माने की उन्हें लगी, क्योंकि वो बहुत ख़राब हालत में थी। जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, अवज्ञा आंदोलन, तो उन्हें लग रहा था ये उस टाइम की तो नहीं, तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। अब क्या था, इस बस को इस चीज़ की ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब उस बस का हर एक पार्ट एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा था, सहयोग कर रहा था। अब जैसे ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था ना, कि हम अंग्रेज़ों की कोई भी बात नहीं मानेंगे, जो भी वो बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, उसी तरह उस बस के हर एक हिस्से ऐसा जता रहे थे उन्हें कि वे कोई भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे। तो सीट पर बॉडी सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता कि सीट छोड़कर बॉडी आगे भाग जाएगी। तो उनको ऐसा लग रहा था कभी सीट आगे चली जाएगी बस की बॉडी से, कभी बस ही आगे न चली जाए, उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि सारी बस हिली जा रही थी। कभी लगता था कि 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट जाएंगे। या समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो उन लोगों को 8-10 किलोमीटर चलने पर ऐसा लग रहा था कि अब सब भेदभाव मिट जाएंगे, सब हम बचेंगे ही नहीं। और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि सीट हम पर बैठी है या हम सीट पर बैठे हैं, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस बहुत खचखच थी जो हिले जा रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। अब क्या हुआ, अचानक से बस रुक गई। तो मालूम क्या हुआ कि क्यों रुकी बस, कि उसमें पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर आगे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब क्या हुआ, ड्राइवर ने क्या करा कि बाल्टी में क्या था, पेट्रोल था, उससे नली से वो क्या करा, इंजन में पेट्रोल डालने लगा पाइप्स के द्वारा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के इंजन को निकाल कर उनमें रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी। अब उन्हें क्या लग रहा था कि अब इसके बाद जो बस के हिस्सेदार थे उसमें बैठे हुए उनके साथ, वो अब क्या करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे इंजन को अपने गोद में ही पकड़ लेंगे और उसमें पेट्रोल डालते रहेंगे नली से, जैसे एक माँ बच्चे को गोद में बैठाकर शीशी से दूध पिलाती है। अब उन्हें ऐसा लग रहा था। बस की रफ्तार अब 10-15 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा न था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता उसे बस टकराएगी, वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि मैं बस गुजरा। अब उन्हें बस में बैठ के क्या डर लग रहा था कि 15-20 मिनट बस चलने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि कभी ब्रेक फेल ना हो जाए, कभी इसका स्टीयरिंग जो उसके गियर वगैरह हैं वो टूट ना जाए। कभी ऐसा लग रहा था कि इन किनारे जो रोड के किनारे पेड़ों में ये बस टकरा ना जाए। कभी उन्हें लग रहा था कि कहीं तालाब में बस गिर ना जाए। बस यही डर लगा हुआ था। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो क्या हुआ कि अचानक से बस रुक गई और वह बस स्टार्ट ही नहीं हुई, चली ही नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, जो हम अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था वही अब बस कर रही थी कि अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कंपनी के जो हिस्सेदार थे बस के, वो अभी भी कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक है कि अभी ये बस रुक गई है। क्षीण चांदी में वृक्ष छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। अब क्या, चांदनी रात जो शाम को चांदनी रात हो रही थी, तो पेड़ों के नीचे वो बस बड़ी दयनीय दुर्दशा हालत में लग रही थी, जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गया हो। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा बैठ गया हो। मैं ग्लानि हो रहा था कि बेचारी बस लद कर हम चले जा रहे हैं, और मुझे उस बस पर दया आ रही थी कि हम उस बेचारी बस पर लद कर बैठ के जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यायान में इसकी अंत्येष्टि। अब उन्हें लग रहा था कि बस अगर यहीं पर चकनाचूर हो गई तो हम यहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। अब जो बस के हिस्सेदार साहब थे उन्होंने क्या किया, इसका इंजन खोला, कुछ उसमें सुधारा, फिर उसके बाद थोड़ा सा बस आगे चली
और लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब धीरे बस ऐसे चल रही थी जैसे कि वो जो है वृद्ध लोग आंखें नहीं देखते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं है। अब उन्हें बस पर इतना बड़ा व्यंग किया है उन्होंने। वो कह रहे थे कि एक वृद्ध की तरह चल रही थी और आगे पीछे से जो भी गाड़ी आती तो उन्हें वो जाने देती और कहती कि तुम जाओ, क्योंकि अब मेरी तो उम्र हो गई है। इस तरह से उन्होंने बस पर अपना व्यंग किया है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अब क्या हुआ कि हम जैसे एक पुलिया के ऊपर पहुंची बस, तो वहाँ पर उसका टायर फट गया और बस धम्म से हिलकर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाता है। बस की जो है चाल थोड़ा धीरे थी, अगर वो तेज़ होती तो एकदम से ब्रेक स्पीड रुकने पर वह नाले में गिर भी सकती थी। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं कि फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। अब क्या हुआ, जो कंपनी के हिस्सेदार भी उनके साथ जो यात्रा कर रहे थे उनकी तरफ उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव की तरफ से मैंने देखा, उन्हें बोल रहे हैं कि अगर ये इस हालत में भी ऐसी बस में यात्रा कर रहे हैं, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का ये सही उपयोग हो रहा है। आप देखो, वो बोले थे इस आदमी ने बड़ा साहस और बलिदान दिखाया है इस बस में यात्रा करने पर। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। आप क्या था, हुए उस कंपनी के हिस्सेदार के बारे में भी सोच रहे थे कि एक टायर के पैसे बचाने के लिए इन्होंने बस का टायर नहीं बदला, जिससे अगर हम लोग मर जाते, अगर ये मर कर भगवान के पास जाते तो कहते देखो देखो एक टायर के लिए इसने अपने प्राण गंवा दिए। ऐसा व्यंग उन्होंने उस बस के हिस्सेदार पर दिया है। दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस से गुजरनी है और सीधे उस लोग को प्रणय कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसे कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू होते रहा। अब लेखक बोल रहे हैं कि हमने तो कहीं पर पहुंचने की भी उम्मीद छोड़ दी थी। उस बस की हालत देखकर उन्हें इस लोक क्या परलोक जाने तक का ही अब इंतजार था। वे लोग बस में बैठे बस अपनी मंजिल की तलाश कर रहे थे कि कब हम पहुंचेंगे घर अपनी। बस इसी चिंता में हंसी मजाक करते हुए वो उस बस में पर बैठे हुए थे। आगे का इस पार्ट में नहीं बताया गया है, इतना ही बताया गया है। आप सभी ध्यान से इस पार्ट को रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक यू।